नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या कोई हाई कोर्ट इस आधार पर किसी को छोड़ सकता है कि जो अपराध हुआ है या आतंकी ने जो लोग मार दिए उसकी ग्रेविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट उसका आचरण है कि वो अब सदव्यवहार करता है, वो अच्छा आदमी हो गया है। और भारत में रिफॉर्मेटिव थ्योरी चलती है, इसलिए आतंकियों को छोड़ा जा सकता है। आतंकी को उसकी सजा पूरी होने से पहले छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट आया। अब आप सोचिए कि आतंकी इस तरह की घटना, और आतंकी तो भारत में इस्लामिक चरमपंथ है, और इस्लामिक चरमपंथ तो ये कहता है कि वो अल्लाह के लिए काम कर रहा है, वो तो किसी व्यक्ति के लिए काम ही नहीं कर रहा है, वो तो अल्लाह के लिए काम कर रहा है। और जो व्यक्ति अल्लाह के लिए काम कर रहा हो उसको नॉन गिल्टी होती है। उसको छोड़ने के बाद जब वो बाहर जाएगा तो उसके साथी ये कहेंगे कि तुम्हें जरूर जन्नत मिलेगी, क्योंकि तुम अल्लाह का काम करके आए हो, काफिरों को मार कर आए हो, तुम बम विस्फोट करके आए हो, तुम मुजाहिदीन हो। और दिल्ली हाई कोर्ट ये कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब सजा माफ की तो सिंगल जज ने ये आदेश किया, जब केंद्र सरकार ने विरोध किया और कहा कि साहब दुर्दांग आतंकी है, इसने 70 लोगों को मारा था, इसने इतना हैवी बम विस्फोट करवाया था, इसके यहाँ हुआ कि 70 लोग मरे थे और अगल बगल की बिल्डिंगें टूट गई थी। ये देश का बहुत भीभत्स घटना थी। और घटना भी किस बात पर थी? क्योंकि राम मंदिर के मामले में ये पाकिस्तान से आह्वान हुआ था कि राम मंदिर अगर उन्होंने बना रहे हैं, ढांचे को गिराया है तो पूरे हिंदुस्तान को गिरा देंगे, दहला देंगे। कई बम विस्फोट हुए थे। मैं बात कर रहा हूं 1993 के बम विस्फोटों के। इसमें लीगल एनोमली है, इसमें पीछे जो सामुदायिक कारण है वो तो है ही है, और कोर्ट में क्या आर्गुमेंट हुए इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं बाऊ बाजार। 1993 में कलकत्ता के बाऊ बाजार में एक बम ब्लास्ट हुआ था, और ये बम ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि 100 से ज़्यादा लोग क्रिटिकल इंजर्ड हो गए थे, जिन्होंने किसी ने हाथ खोया, किसी ने पैर खोया, किसी ने कुछ खोया, और लगभग 69 लोग उसी समय तत्काल मर गए थे। ये घटना मार्च 1993 की है। अब आप सोचो कि बीबी गांगुली स्ट्रीट, और ये आतंकी करता क्या था? मैं बात कर रहा हूं राशिद खान की। आतंकी वहां सट्टा बाजार लगाता था, मतलब अपराधी था, सट्टा बाजार लगाता था। जहां वो बैठता था वहीं पर, जहां पर वो बैठता था उसके ऊपर उसने फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री में तमाम लोगों की सहायता ली कि भाई बम कैसे बनाए जाएंगे, पूरे बंगाल को दहलाना है, पूरे देश में बम सप्लाई करना है। सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो कि बम बनाते समय जो बारूद इकट्ठा किया गया था या फिर जो आरडीएक्स इकट्ठा किया गया था, वो आरडीएक्स और बारूद रात में बम बनाते समय फट गया। फटने की वजह से पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, अगल बगल की बिल्डिंगें गिर गईं, और ये रात का समय था। दिन में तो वहां बहुत भीड़ रहती है, तो अगर ये दिन में फटा होता या फिर उसकी मंशा पूरी हो गई होती तो वो हजारों लाखों लोगों को मारने वाला था। लेकिन उसने बम वहां बनवाया, वो अपने घर चला गया, अपनी फैक्ट्री में बम बनवा रहा था, और वो विस्फोट कर गया। 69 लोग तत्काल रात में ही मर गए थे, और रात की घटना थी, इसलिए ये थोड़े कम आकलन किया जा सकता है। लेकिन अगर दिन की होती तो बाजार पूरा भरा रहता है, और उस बाजार में संभव है कि लाखों लोग मरते, हजारों की संख्या तो आती ही आती। ये तो वो लोग मर गए जो सोए हुए थे, जिनको मालूम ही नहीं था कि बम फट सकता है, जिनको मालूम ही, जो मतलब वो तो सोते सोते ही चले गए। अब सामने वाला कह सकता है कि जन्नत भेजा होगा, लेकिन ये एक बड़ा सिंडिकेट था। टाडा के तहत जब ये इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लग गया कि भाई कहाँ से लाया, किसका कम्युनिकेशन था, पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व था, हिंदुस्तान में उसने बम बनाने वालों को कैसे इकट्ठा किया, आरडीएक्स कहाँ से लाया, ये सब खोल लिया गया। टाडा एक्ट उस समय था, अभी टाडा नहीं है, टाडा उस समय था। और टाडा क्यों बना था आपको बताऊं। टाडा बना था इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से। राजीव गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से टाडा बना। और उस समय पंजाब में आतंक हो गया था,
पूरे दिल्ली में पंजाबियों के खिलाफ या देश भर में पंजाबी दुकानदार लूटे गए, मारे गए थे, तो टाडा बनाया गया था क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। लेकिन थोड़े समय बाद ही जब नरसिंह राव की सरकार बैठी तो कांग्रेस ने ही टाडा हटा दिया, मतलब कांग्रेस ने ही बनाया क्योंकि इंदिरा गांधी वो थी। और बाद में टाडा के तहत जब मुसलमानों को सजाएं होने लगी बम विस्फोटों में और खतरनाक सजाएं होने लगी तो टाडा खत्म कर दिया। ये सोचने की बात है। अब ये जो मामला जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सट्टा किंग पिन का है। सट्टा बाजार मतलब वो प्राइमरीली तो स्थाई कहां से फाइनेंस लाया, मतलब मेरे कहने का है कि सब कुछ पता लग गया। टाडा अदालत में मुकदमा चला, उस मुकदमे में उसको उम्र कैद दी गई। मैं तो मानता हूं कि इसको फांसी दी जानी चाहिए क्योंकि उम्र कैद शायद इसलिए दी गई कि उसने बम फोड़ा नहीं, वो फट गया, अपने आप फट गया तो 70 लोग ही मरे, 100 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन अगर वो फाड़ देता तो मृत्युदंड देते तो वो हजारों लोगों को मार, वो तो बनवा रहा था बम। 33 साल उसको सजा काटते हो गया क्योंकि उसने पहले टाडा अदालत में मुकदमा चला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा कन्फर्म कर दी और सजा कन्फर्म सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा कन्फर्म करने के बाद वो जेल में था। फिर उसने केंद्र सरकार को, होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने कहा, राशिद खान ने, कि साहब लंबे समय से हम यहाँ पर जेल में हैं, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं पेरोल पर छूट करके, ये एक टैक्टिक कानून में अपनाई जाती है कि भाई कोई उम्र कैद का दोषी है, उसकी सजा माफ करवाने से पहले एक बार उसको पेरोल पर छुड़वा लीजिए। पेरोल कैसी, पत्नी मर गई, पिता मर गया, माँ भर गई या फिर कोई घर में शादी है तो साहब पेरोल दे दीजिए, 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, और ऐसे वो उम्र कैद का दोषी है तो जाएगा और लौट आएगा। उसको ऐसे ही सजा दे दी गई, मतलब उसको पेरोल दे दी गई। 2-3 बार अंदर बाहर गया तो उस पेरोल पर उसने कोई गड़बड़ी नहीं की, वहां कोई बम नहीं फोड़ा। इस आधार पर ये एक आधार बना और जेल अथॉरिटीज ने कहा बड़ा सज्जन रहता है, नमाज पढ़ता है, सुबह शाम अल्लाह की इबादत करता है और बड़ा काइंड व्यक्ति है। भले ही 70 लोग उसकी वजह से मर गए हों या 70 को उसने मार दिया हो, लेकिन बड़ा काइंड व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। पिछले 33 वर्ष से उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। उसका व्यवहार तो अच्छा हो गई क्योंकि आतंक को केवल एक परिभाषा है, काफिर मारना, उसके अलावा सारी दुनिया अच्छी है। जहां बल चले वहां चलाना है, जहां ना चले वहां शरीफ हो जाना है। तो ये तो उनकी टैक्टिक है, उनका हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए उसने एक एप्लीकेशन किया, केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट करने के बजाय केंद्र सरकार ने पेंडिंग में डाला था, वो पेंडिंग में पड़ा रहा। वो सज्जन चले गए दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट सिंगल जज। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब सजा दी थी तो डीवी थी, सुप्रीम कोर्ट की डीवी थी जब सजा मिली थी, और अब सिंगल जज की अदालत में मुकदमा आया। सिंगल जज ने सरकार को बुलाया, कभी इनको माफ क्यों नहीं कर देते, बड़ा अच्छा आदमी है, 70 लोग ही तो मारे, नहीं तो अगर वो ज्यादा मरते तो या वो अपने हाथ से बम फोड़ता तो बात अलग थी। वो तो बम बनवा रहा था, वो तो बाई मिस्टेक फट गया, और अगर बाई मिस्टेक फट गया तो उसका क्या दोष है। बात तो गजब की है। ये दिल्ली हाईकोर्ट के दिमाग में जरूर आया होगा जो मैं कह रहा हूं, या मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, हाई कोर्ट दूसरा एंगल से देख रहा होगा। हाई कोर्ट ने यह कहा कि जब केंद्र सरकार ने विरोध किया और केंद्र ने यह कहा कि देखो भाई ये तो मामला ठीक नहीं है, ये इसका अपराध देखिए भाई कितना गहरा है, इसने कितना गहरा अपराध किया। अच्छा, एक चीज और यहां पर बड़ी एनोमली है, वो एनोमली ये है कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं लगता था। टाडा के मामले में जब तक टाडा था तब हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं लगता था। टाडा के मामले में सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट आता था, यानी कि टाडा अदालत अगर डिसाइड कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ही बैठती है, सिंगल बैठता ही नहीं है, तो 2 जजेस की बेंच उसको सुनेगी और देखेगी क्या है। हाई कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं लगता। हालांकि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले भी आ चुका है, और करतार सिंह वर्सेस पंजाब के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 1994 में ही कह चुका था कि ये जो हाई कोर्ट को रोकना है कोई बुरी बात नहीं। हालांकि एल चंद कुमार और बाकी के कई एक जजमेंट है, इनकम टैक्स के जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही पावर है, हाई कोर्ट को रोका नहीं जा सकता। लेकिन करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में 1994 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि
टाडा का एक विशेष मामला है और केंद्र सरकार चूंकि इस तरह के मामले डील करती है, इसलिए ट्रायल कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील आना कोई बुरी बात नहीं है और इसमें कोई कानूनी क्लिंच नहीं है या कानूनी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब करतार सिंह का चूंकि जजमेंट आ गया तो हाई कोर्ट रुक गया, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट जिसको सजा की अपील नहीं सुन सकता, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को हाई कोर्ट ने माफ कर दिया। अब यह भी एक लीगल क्लिंच है ना, क्या जिसको सुनने का अधिकार नहीं क्या उसको सजा माफ करने का अधिकार है? अब वो तो सजा माफ करवा रहा था प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट ने उसको कंसीडर नहीं किया, उसकी एप्लीकेशन पड़ी रही, वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में जब केंद्र सरकार ने कहा कि भाई देखो ये तो हजार्डियस, इसका एक्ट देखिए ना, माफ करने की बात तो कर रहे हैं लेकिन इसका एक्ट देखिए ना कितना खतरनाक है। अब हाई कोर्ट ने कहा उसका एक्ट की ग्रेविटी नहीं, अपराध की ग्रेविटी नहीं देखनी चाहिए, उसकी मानवता देखनी चाहिए। भारत एक रिफॉर्मेटिव देश है, भारत में रिफॉर्म आना चाहिए, उसको सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। उसकी आयु भी हो गई है, अब वो सुधर जाएगा, इसलिए उसको सुधरने का अवसर। अब वो पहले पेरोल पे गया तो कोई गड़बड़ी नहीं कही, जेल से भी उसमें कुछ उसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बाहर जाएगा तो अब सुधर जाएगा। मेरा मानना है कि वो तो केवल काफिरों को मारने के लिए ही जन्नत देख रहा था, वो कोई अपराध दूसरा करे उसकी परिभाषा में वो जो उसने किया वो अपराध ही नहीं था। वो अपराध इसलिए नहीं था क्योंकि वो तो अल्लाह का काम कर रहा था, वो तो जन्नत की रास्ता देख रहा था। आप कहां जेल में डाले हुए हो और जेल में डालकर उसको बता रहे हो? वो तो उनके मुल्ला मौलवी साफ तौर पर कहते हैं कि देखो कि वहां अल्लाह का काम कर रहे हो, तुम काफिर मार रहे हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम इस्लाम को आप पालन कर रहे हो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और यहां तुम क्या हो, वहां जन्नत में ही तुम्हें बड़ी बड़ी हूरें मिलेंगी, वो 32 फीट वाली और बड़े बड़े उनके कपड़े और लित्ते, जो एक्सप्लेनेशन हमने सबने सुना वैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो वो तो बेचारा वही कर रहा था क्योंकि वो हिंदुस्तान में कहां रह रहा था, वो तो इस पृथ्वी पर अल्लाह के दूत की तरह रह रहा है, अल्लाह के बंदे की तरह रह रहा है, इसलिए अल्लाह का काम करने में क्या बुराई है। और हमारे यहां हम हिंदुत्व के आधार पर देखते हैं कि भाई आदमी है, अपराध को मारो अपराधी को नहीं। केंद्र सरकार ने कहा साहब अपराध, ये जो अपराधी भी है इसने कितना खतरा, ये टेररिस्ट है, इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए थे। हाई कोर्ट उस समय कंसीडर करते हुए इसको उम्र कैद दे दी, वो अलग बात है, ये तो मर जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने कहा देखिए भाई आप वो जो उसने किया है उसको पानी डालो, जो उसने किया उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो जो अपराध उसने किया था उसकी सजा वो भोग रहा है, लेकिन अब वो अच्छा आदमी हो गया है इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं आप लोग कितने सहमत हैं? ये तो वैसा ही हो गया जैसे याकूब मेनन के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खोला गया, यहां दिल्ली हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। जिस हाई कोर्ट को सुनने का, हाई कोर्ट को टाडा के मामले सुनने का भी अधिकार नहीं था, वहां सिंगल जज इसको छोड़ देती है। क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन में कुछ और भी है, कोई तर्क है? सही। अब सुप्रीम कोर्ट ने करतार सिंह के केस में कह दिया कि आर्टिकल 226 में, अच्छा मजे की बात यह है कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के संरक्षक कोर्ट की तरह हाई कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट का जो संरक्षक कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट उस जज को टर्मिनेट करने का अधिकार रखता है लेकिन अपील सुनने का अधिकार नहीं रखता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं रखता। मामला बहुत गंभीर है, इस गंभीर मामले को हाई कोर्ट के स्तर पर नहीं सुना जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा इसको। और उस मामले में टेररिस्ट को ऑनरेबल हाई कोर्ट छोड़ देता है। मैं जानना चाहता हूं आपका क्या विचार है इस पर? कई एक क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। क्या सिंगल जज सुन सकती है? क्या जिस हाई कोर्ट को सुनने का अधिकार ना हो अपील, वो हाई कोर्ट सजा माफी सुन सकती है? उसमें क्या जो ग्रेवियस एक्ट है, जो हजार्डियस एक्ट उसने किया है, 69 लोगों को मारा और 100 से ज्यादा को घायल कर दिया, और अगर उसको अवसर मिल जाता तो वो हजारों लोगों को मार देता, पूरे देश को दहला देता। इतना आरडीएक्स वहां पर था कि पूरी बाजार बंद थी, तो जो घरों में थे, आप सोचो कि 69 लोग कितने घरों में होंगे, कई एक घर फूटे होंगे, इतना भयंकर विस्फोट वहां पर हुआ था। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस डिसीजन पर आपका क्या विचार है? हालांकि 2000 मतलब टाडा कोर्ट ने 2001 में डिसीजन दे दिया था, 2010 में सुप्रीम, अब 1993 का मामला, 8 साल तो लगे टाडा कोर्ट को। फिर
उसके बाद 9 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके बाद 15-16 साल बाद कहा कि नहीं नहीं, इनको छोड़ दिया जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। मोहम्मद राशिद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस का नाम है। 1993 का ये एक्सप्लोजन है। 69 लोग मारे गए थे, 6 लोगों को सजा मिली थी, जिसमें चीफ एक्यूज्ड या मुख्य वारदाती यही था, जो मास्टरमाइंड था वो यही राशिद खान था। अब अगर इसकी सजा माफ होगी तो बाकी 5 तो वैसे ही छूट जाएंगे। ये 6 आतंकी बाहर जाएंगे और फिर से कुछ ना कुछ नया करेंगे, क्योंकि अभी तो वहां सरकार बदल गई है। अब मजे की बात देखो, वहां सरकार बदल गई है तो इस प्रकार के लोगों की जरूरत भी वहां बहुत होगी कि सरकार के खिलाफ कैसे एक्सप्लोजन किया जाए, सरकार के खिलाफ ये लोग कैसे काम करेंगे। अभी तक का जो है, अच्छा, जब उसकी आयु 40 वर्ष की थी तब वो जन्नत जाना चाहता था। अब 77 साल की उम्र में वो जन्नत नहीं जाना चाहेगा, 75-76 साल की। अब उसको जन्नत की ज्यादा आवश्यकता है, तो अब वो मास्टरमाइंड है, बम बनाना जानता है, तो कुछ लोगों को प्रशिक्षण भी दे सकता है, कुछ गलत भी कर सकता है। लेकिन पेरोल पर जब गया था तो बड़े अच्छे से गया था, और जो जेल में था तब भी बड़े अच्छे से था। जेल में अगर गड़बड़ करता तो मारा नहीं जाता, पेरोल पर गया था तो आगे भविष्य नहीं खराब हो जाता। लेकिन क्या करें, टाडा के सेक्शन 19 को बेस बनाया गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया था, और मजे की बात यह है कि 2026 में उसको छोड़ दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या विचार है, आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या जिस केस को सुनने की पावर हाई कोर्ट को ना हो, उस केस को क्षमा करने की जिसकी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अच्छा, मजे की बात है वो दिल्ली में रहा भी नहीं, वो वहीं कलकत्ता की जेलों में या बंगाल की जेलों में शिफ्ट रहा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इसलिए ज्यूरिडिक्शन बन गया क्योंकि केंद्र सरकार को उसने एप्लीकेशन करी थी, और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने के नाते केंद्र की एप्लीकेशन पर अब केंद्र उस पर फैसला नहीं कर रहा है, तो आप नोटिस करते और ये कहते इस पर जल्दी फैसला करो, समझ में आता है। आप ये कहते, कोर्ट ये कहता कि नहीं नहीं भाई, इसको कंसिडर करना चाहिए, आप कंसिडर करिए, आपका अधिकार है, समझ में आता। लेकिन कोर्ट ने उन पेंडिंग के आधार पर नोटिस किया और छोड़ दिया, और छोड़ने का ग्राउंड बताया कि जो काम उसने किया है उसकी गहराई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है कि वो बेचारा 33 साल से जेल में है, वो बेचारा अच्छा हो चुका है और भारत में उसको सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है, जो अभी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। मैं इस जजमेंट से पूर्ण रूप से असहमत हूं, लेकिन जजमेंट है तो स्वागत है। लेकिन मैं असहमत हूं, इसकी रीजनिंग से भी असहमत हूं, इसके ज्यूरिडिक्शन से भी असहमत हूं, और इसके कार्यकलाप से भी असहमत हूं, इसकी सुनवाई से भी असहमत हूं। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर से आप लिखकर हमें बताएंगे कि वाकई में आप कितना सहमत है। ये लीगल एनामलीज हैं, लीगल एनामलीज को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं अपने बच्चों के लिए, ये अपने बच्चे मतलब स्टूडेंट्स के लिए अपडेट देता हूं, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आप ज़्यादा बोल जाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन कर जाते हैं। भाई मैं तो ये चाहता हूं कि आप कानून जान जाएं। हमारे बच्चे जो जज बनना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो जजेस प्रमोशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम उनके लिए ये बनाते हैं, और हमें लगता है कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए है, तो इसको यूट्यूब या फेसबुक पर डाल देते हैं। लेकिन आपकी ग्रीवांस ये है कि बहुत छोटा बनाइए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम कोई न्यूज़ नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, हम एनालिसिस, लीगल एनालिसिस करते हैं, और इस लीगल एनालिसिस को ही रियल टाइम एनालिसिस कहा जाता है, क्योंकि वो फाइल बोलती है। ये जो हम बोल रहे हैं या मैं इस चैनल पर बोलता हूं, ये कहीं की कहानी नहीं है, किसी के द्वारा मनगढ़ंत घटना नहीं है, ये तो फाइल बोलती है। इसलिए हम फाइल को एक्सप्लेन करते हैं, जजमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, और आप उसमें सीख जाएं, जो भी देखना चाहता है, इसलिए करते हैं। तो मेरी उम्मीद यह है कि आपको लगता है कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं, तो फिर थोड़ा स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, आप थोड़ी स्पीड तेज करके भी आगे बढ़ सकते हैं, और आगे भी